Good morning to everyone. Good morning, sir. ठीक है ना? तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, है ना? तो उसी को आज कंटिन्यू Yes, करेंगे, sir. है ना? तो इंटीग्रेशन ही आज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट द लेक्चर, है ना? आज हम कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि कैलकुलस में आपको कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहे, है ना? बाद में जब एक बार कैलकुलस हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में वेक्टर पढ़ लेंगे, फिर वो अपना मेन फिजिक्स आ जाएगा। मेन फिजिक्स लाइक मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, काइनेटिक्स, क्लोजर फंक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, बस आप लोग वही मैंने जो कल बात बोली थी उसको ध्यान रखना। फिर बीच में क्लास एब्सेंट मत करना कभी। अगर आप कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली करते हो। जैसे आपने क्लास बीच में एब्सेंट किया ना, फिर अगली क्लास में फिजिक्स में समझ में नहीं आता है ना? बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जल्दी से चैप्टर चेंज हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में क्या है ना, बहुत दिन तक चैप्टर आपस में लिंक रहे। तो एक भी क्लास अगर आप बीच में मिस करोगे तो बेसिकली आपका वो लिंक मिस हो जाएगा और उसकी वजह से आपका माइक म्यूट कर दो बेटा, है ना? तो इस तरह से हम इसे पूरी क्लास आपको रेगुलरली करनी है। और ग्रुप आप लोगों ने काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, मैंने लिंक भेज दिया था ग्रुप में आपके, है ना? इंडिविजुअली भी भेज दिया था एक दो बोकारो के स्टूडेंट्स को, और मेन ग्रुप में तो भेज दिया था। तो वो सही रहेगा, उसी में आपको जो भी डाउट्स वगैरह है उसी में पूछना है ना? उस ग्रुप में पोस्ट कर दो डाउट्स। हमेशा मैं आंसर दूंगा, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे स्टूडेंट्स भी कई बार दे, उनको अगर पता होता है ना? जब कोई स्टूडेंट कोई गलती करता है तो मैं इंटरव्यू करता हूँ। जैसे कोई गलती कर रहा है, कंसेप्चुअली सही नहीं पा रहा है, देन आई इंटरव्यू, है ना? तो वो सही रहता है ग्रुप में, आप उसको डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगे वो भी उसी ग्रुप में मिलेंगे आपको, है ना? उस ग्रुप में ही असाइनमेंट्स वगैरह भी आपसे शेयर। तो आई विल संडे को यूजली मैं असाइनमेंट्स देता हूँ ना, ताकि आप पूरे वीक में उसको सॉल्व करो। लेकिन पहले मॉड्यूल करना है, ये ध्यान रखना आपसे। भाई पहले मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद आप असाइनमेंट्स करें। सबसे पहले पेस का मॉड्यूल, फिर एनसीईआरटी, और थर्ड स्टेप पे आपका जो भी असाइनमेंट सीरियस होता है उसको करें। ये करना काफी होता है ना? इससे ज्यादा की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसी से आपका काफी कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। चलो, तो हम जो स्टार्ट करते हैं ना, आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? व्हाट वी स्टडी टुडे, वी स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? तो जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब भी हम पढ़ेंगे, तो देखो जैसे डिफरेंशिएशन का अपने एप्लीकेशंस पढ़े थे ना, कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं रेट मेजरमेंट के लिए, स्लो ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए, वैसे ही आपका इंटीग्रेशन के भी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस। इंटीग्रेशन के 3 एप्लीकेशन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं या इन जनरल भी, पहला तो होता है टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। पहला इसका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, है ना? कि भाई किसी भी कर्व के अंदर अगर आप एरिया निकालोगे तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, है ना? एरिया अंडर कर्व। और सेकंड जो एप्लीकेशन होता है इसका, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? ये क्या होता है बेसिकली आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? तो जो चीज आप डिफरेंशिएट करके लेके आ रहे हो, अगर वापस से सेम फंक्शन आपको चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपके इंटीग्रेशन यूज करते हैं। भाई आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका फंक्शन। तो पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, सेकंड इज दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन होता है दैट इज योर ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना जिसमें कि वेरिएबल्स हो, है ना? सॉल्विंग न्यूमेरिकल हैविंग वेरिएबल, न्यूमेरिकल्स हैविंग वेरिएबल, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिसमें कि क्या होता है, जैसे आपके वेरिएबल्स होते हैं, राइट? तो जब भी हम बात करेंगे जैसे कि आपकी इंटीग्रेशन की, तो इसके 3 एप्लीकेशंस होते हैं, एरिया अंडर द कर्व, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, और तीसरा होता है सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स हैविंग वेरिएबल। बहुत सारे अगर वेरिएबल्स किसी न्यूमेरिकल में है
उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे आपका इंटीग्रेशन। पहली बात पे मैं आता हूँ तो कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। देखो एरिया अंडर द कर्व का मतलब समझना क्या है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई कर्व, ये किसी वर्व का कर्व है, y वर्सेस x ग्राफ है ना, कि y एक्सिस x एक्सिस, और ये कर्व कोई ऐसा है और इस कर्व की आपको इक्वेशन दी हुई है, जिस भी शेप का ये कर्व बन रहा है इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू x स्क्वायर, है ना, कि इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है आपकी y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब मुझे ये निकालना है इसमें कि x की वैल्यू 1 से लेके, है ना, कि जहां पे x की वैल्यू 1 है वहां से लेके x की वैल्यू 2 तक, है ना, इस कर्व के अंदर ये कोई एरिया है, ये एरिया निकालना है ना। पर्पज आप समझना कि भाई आपको y इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है ना, और तो आपको निकालना है कि x की वैल्यू जहां पे 1 से लेके 2 तक, ये बेसिकली एरिया कितना है। तो आपको पता है कि कोई रेगुलर शेप तो है नहीं भाई, अगर रेगुलर शेप होता लाइक ट्रायंगल ट्रेपेजियम तो उसके एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं। इस कर्व की वजह से सारी मुश्किल है भाई, कर्व की जगह पे अगर स्ट्रेट लाइन होता तो आप ट्रेपेजियम के एरिया से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एक प्रॉब्लम किससे बेसिकली आपके इस कर्व से, है ना, तो हम इसको इस तरह से नहीं निकाल सकते, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्टेप आ जाएगा, फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। ये फिजिक्स में बार बार ये स्टेप यूज होता है, पहले आप एलिमेंट चूज करो, उसके बाद उसको क्या करो, जैसे कि आपका इंटीग्रेट करो। एलिमेंट सिलेक्शन का मतलब ये है कि भाई पूरा एरिया निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसमें एक एलिमेंट चूज करूँ छोटा सा, पहले उसके एरिया निकालूं। मैं यहाँ पे एलिमेंट चूज करूंगा, एक 1 से 2 तक निकालना है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ है ना, यहाँ पे एक छोटे से स्ट्रिप हम लेंगे और इस स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। इसी चीज को हम एलिमेंट बोलते हैं, हाँ, ये जो छोटा सा आपने यहाँ पे चूज किया है दिस इज सिंपली नोन एज ए एलिमेंट। ये जो चीज होती है क्या होती है, जैसे कि आपकी एलिमेंट है ना। तो पहले आपने क्या किया, एलिमेंट सेलेक्ट किया कि एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया जिसकी विड्थ कितनी है, जैसे कि आपके dx, है ना। तो पहले मैं निकालूंगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। भाई पूरा एरिया नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इस एरिया एलिमेंट का एरिया कितना हो, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, है ना, कि भाई यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ एलिमेंट, है ना, कि भाई उस एलिमेंट का बेसिकली आपका एरिया कितना हो, है ना। तो जब आप उस एलिमेंट के एरिया आप निकालोगे तो उस एलिमेंट के एरिया को सपोज मैं लेता हूँ कि डी है ना, ये एलिमेंट जो है उसका एरिया कितना है, बेसिकली आपका डी है। तो आपको थोड़ा ध्यान दो, अभी भी ये कोई रेगुलर शेप थोड़ी है, अभी भी ये कोई रेगुलर शेप नहीं है कि भाई रेक्टेंगल या इस तरह की शेप नहीं है। इन एक थोड़ा सा हम ध्यान दें कि जैसे यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स है, यहाँ पे इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, ये हाइट इसकी वाई ले लेते हैं। और मैं बोलता हूँ अगर मैं इस छोटे से चीज को अगर नेग्लेक्ट कर दूं, इतना छोटा जो मैंने ऊपर बनाया जिसको मैंने डार्क किया है, अगर ये एरिया में छोड़ दूं, है ना, इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एलिमेंट का विड्थ है ना ये बहुत छोटा है, तो ये विड्थ छोटा है, अगर ये भी चीज छोटी होगी, अगर ये dx है तो ये dy हो जाएगा। अगर ना ये चीज अगर dx है तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका dy। तो जब मैं इस ऊपर में ट्रायंगल बनाया इसके एरिया निकालूंगा तो dx को dy से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जो स्मॉल चीजें जब मल्टीप्लाई होंगी तो और भी छोटी हो जाएंगी। भाई इसमें तो देखो ये एरिया में तो ये y कुछ है फाइनाइट, ये बहुत छोटा है, y dx की तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन अगर मैंने जो डार्क किया उसमें आप देखो कि ये चीज अगर dx है तो ये dy है, तो dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी चीज आएगी वो और भी छोटी हो जाएगी, लाइक 0.01 को 0.02 से मल्टीप्लाई कर तो जो प्रोडक्ट होगा और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए इस चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको नेग्लेक्ट किया ना, तो आपके पास सही है कि ये चीज तो मतलब अब सिर्फ आपका एक रेक्टेंगल बना। तो अगर मैं एरिया ऑफ द एलिमेंट लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ द एलिमेंट जो होगा वो आपका y इंटू डी एक्स है ना, क्योंकि जो रेक्टेंगल बनाया है इसकी हाइट y है और इसकी विड्थ कितनी है, जैसे आपके dx है ना। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट आपको निकालना है ना, यही चीज होता है एलिमेंट सिलेक्शन, है ना। लेकिन आपको पता है ये तो सिर्फ इस एलिमेंट का एरिया है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे और सबको मुझे ऐड करना है। तो आप देखो इंटीग्रेशन का पर्पस ही तो ये है, एडिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज।
कि जब बहुत लार्ज नंबर की स्मॉल क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट। तो जब मैं टोटल एरिया निकालूंगा तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मैं टोटल एरिया निकालूंगा कि एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू t। और कहां से कहां तक, अब वो भी आपको लिमिट का मतलब भी समझ में आ गया कि भाई पूरा एरिया थोड़ी निकालना है कर्व, बल्कि आपको निकालना है x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक। या आपको सिर्फ इस एरिया को कैलकुलेट करना है जहां पे x की वैल्यू 1 से लेके 2 पे। तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया कि 1 से 2 तक निकालना है। तो वापस बात, ये एरिया जब आप निकालोगे तो ये एरिया हो जाएगा सर आपका किसी 1 से लेके 2 है ना। अब आपको पता है कि अगर ये y है तो यहाँ पे dy होना चाहिए, या अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे कुछ x का फंक्शन होना चाहिए। ऐसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपको दिया हुआ है इस कर्व में y और x का रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चूंकि लिमिट आप x की ले रहे हो तो इसलिए x के टर्म्स में चेंज करोगे ऐसे आप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y की जगह पे x इंटू dx, है ना। और 1 से 2 आ जाएगा, है ना। 1 से 2 तक हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप बात थोड़ा ध्यान दो, इस सिंपल इंटीग्रेशन है। मतलब आपको ये चीज तो मैंने जस्ट सर समझाने वो के लिए x बोली। कहाँ से आया? वहां पे y इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर, ये x नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ था ना आपको, इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू मैंने पूछी। तो अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए बोला है, लेकिन आपको ये पूरी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना, बस इस पे ध्यान देना कि जब भी एरिया निकालना है किसी y एक्स कर्व का तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू dx। कहां से कहां तक निकालना है ये और रहना पड़े, वो जस्ट फिगर वगैरह जस्ट समझाने के लिए कि भाई प्रोसेस हम कौन सा यूज करते हैं। तो अब इसके बाद काम आसान है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरी चीज आपकी इस तरह से आती है। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। जब आप एरिया यहाँ पे निकालोगे तो एरिया की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3। ये लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट पुट कर देते हैं, पहले एक्स की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3। और फिर एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो 1 क्यूब बाई 3 आ जाएगा, है ना। दोनों को माइनस करते हैं ना, अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ से अल्टीमेटली एरिया जो होगा वो 7/3 है। हम लिखेंगे 7/3 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो आपने कर्व का एरिया निकाल लिया। वैसे आपके पास कोई कॉमन नहीं था, फिर थोड़ा सा अपने इंटीग्रेशन को यूज कर लिया तो कर्व का आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया। ये जो एरिया होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 7/3 स्क्वायर। और सरप्राइजली एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि एरिया है, लेकिन एरिया कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है ना। कोई नहीं कि एरिया चीज हो गई, है ना। ये एरिया किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। लाइक अगर मैं बोलूं इसमें कि इसमें y जो है वो फोर्स है, अगर मैं बोलता हूँ कि y फोर्स है और बेसिकली आपका जो dx है वो डिस्प्लेसमेंट है ना। y फोर्स है और dx क्या है, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है जब आप एरिया निकालोगे तो आप लिखोगे एरिया इक्वल टू y इंटू dx, है ना। तो y अगर फोर्स है और dx डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो टर्म होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो एरिया है उस केस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपके वर्क। सिंपल सा हम बोलेंगे दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल जरूर एरिया रहे हैं, लेकिन डिपेंड ऑन की y और x आपने क्या लिया होगा। सर ये y है ना, डिपेंड ऑन द की y और x आपने क्या लिया है, कि कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। लाइक अगर आपने y को फोर्स ले लिया और ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया तो ये जो एरिया होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क, है ना। तो इस तरह से एरिया का सिग्निफिकेंस कुछ डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा कि भाई जब भी आपको एरिया निकालना है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx का। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ एरिया निकालने का मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y, राइट। इससे आपकी चीज है इस वजह से। ये होता है एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। तो जो भी एप्लीकेशंस होंगे उसमें आपको यही यूज होगा कि सबसे पहले आप एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे जैसे इस केस में इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अरे एलिमेंट डिवाइड सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, है ना। ये हम कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए वी यूज द इंटीग्रेशन।
एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। हाँ, जैसे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, चेक करो, है ना, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है देखो इसमें आपका। इसमें y और x सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ ही है, तो इससे एरिया ही आएगा। व्हाट आंसर यू गेट? हाँ, काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। Akagra, your answer is correct. Pranav, your answer is correct. सही है ना? Adarsh, your answer is correct. Kanishka, your answer is correct. Raghavendra, your answer is correct. Let me check. अंकुश वर्मा, रचित कुमार, your answer is correct. सही है ना? इसका एक्चुअली ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना? आप देखो, अब डायग्राम वगैरह नहीं भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ता है, आपको निकालना है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है आपको, बस आपको इंटीग्रेट ही तो करना है। वो तो मैंने समझाने के लिए सारा कुछ बताया हुआ कैसे करते हैं। अदरवाइज तो एरिया अगर निकालना है तो एरिया आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल वाई डी और लिमिट, इसने बोला है 0 से लेके 2 तक, जी एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 तक एरिया निकालना है, पूरा एरिया नहीं निकालना है, इनफाइनाइट, 0 से लेके 2 तक। यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दो, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो सर ये ये आपका जो हो जाएगा प्लस 3x² into डी, सॉरी मैंने शेयर से ये आपका आ जाएगा, है ना? तो x³ प्लस 3x² into dx हो गया, और इसको अब 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर, है ना? तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको होता है x³ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4 प्लस 3x²/3 3x³/3, है ना? तो 3 तो इनफैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे x4/4 प्लस x3, है ना? और लिमिट पुट करोगे तो आपको आ जाएगा 0 से 2 तक, है ना? 0 से 2 तक हम क्या पुट कर देंगे, जैसे कि आपका लिमिट, आपका आंसर आ गया। ये आपका हो गया 16/4 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, बाकी तो सारा माइनस होके 0 ही आ जाएगा, है ना? हमेशा 0 नहीं आता, इस केस में 0 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो 12 आ जाएगा। अब फिर हम देखेंगे भाई y और x था क्या,
एक्स भी सेंटीमीटर था, वाई भी सेंटीमीटर था, तो आपका जो एरिया होगा वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार वाई और एक्स लेंथ की बजाय कोई डिफरेंट क्वांटिटीज होती है ना, मे बी करंट, चार्ज, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर आएगा किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस ए ऑप्शन हो सकता है। सर ये जो ग्राफ में हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए हैं, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव्स है ना? कौन से छोटे सेगमेंट? ये जो नहीं, ये बीच में हमने हमने एरिया निकाला है। हाँ बोल सकते हैं, इसके जो डेरिवेटिव जो होता है ना, वो जो ये छोटा सा सेगमेंट जो मैंने बनाया है, ये वाला चीज, ये एक्चुअली सेगमेंट कोई तो कोई एरिया ही है, लेकिन एरिया बहुत नेग्लिजिबल है, इसको डेरिवेटिव हम नहीं बोलेंगे, ये जो चीज है ये एरिया ही है, लेकिन आपको तो इस एरिया के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट करना है। उसको नेग्लेक्ट करेंगे तभी तो ये रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? रेक्टेंगल बना के उसका निकाल लिया, फिर सबको इंटीग्रेट, तो जो आपका एंड में आंसर आता है बहुत कम डिफरेंस होता है मेन आंसर से, तो ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं कि वो एरिया जो है वो इक्वली है, टू एरिया वही, तो डिफरेंस सर ये आता जो है बहुत कम। ट्राइंगल फॉर्म हुआ है जो आपने शेड किया है, इसका जो बेस है वो dx होगा ना, बेस डीएक्स होगा और वो और dy, इसका तो हाइट, उससे हम स्लोप जैसे निकालते हैं वो फॉर्म करेंगे। हाँ मतलब स्लोप बोल सकते हो उसको, डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे ना, एरिया नहीं होगा, आप स्लोप निकाल सकते हो derivative। अगर ये जो छोटा सा ट्राइंगल बनाया है, इसका अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर ये dy है और ये आपका dx है ना, तो इसका स्लोप dy बाई dx होगा, जो स्लोप होगा tan थीटा वो किसके इक्वल आएगा, सीधे आपके dy बाई dx, वो बोल सकते हैं। लेकिन वो जो शेप है वो डेरिवेटिव हम नहीं बोल सकते ना, वो तो एरिया ही है, लेकिन बहुत छोटे एरिया, इसलिए हम उसको क्या किया, सीधे आपका नहीं किया। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर लीजिए। पहला एप्लीकेशन जो होता है वो ये होगा, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। इसके जो सेकंड एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने बोला था रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, जो स्टार्टिंग मैंने एक पोस्टर भी शो किया था, वो इसी का, कि जब भी आपको रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स ऑपरेशन करना होगा, तो उसके नॉर्मली हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। वही सेकंड जो एप्लीकेशन है, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पे भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो अपना, उसको माइक म्यूट नहीं है, माइक म्यूट करके रखो करो। हाँ सब लोग माइक म्यूट करके रखो यार, बीच में फिर शोर बहुत आता है, जब आपको कम्युनिकेट करना होगा तभी माइक ऑन करना है। जैसे आपको कहीं पे डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, है ना, आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, तो आपको पता है इससे आपका वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अगर डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाएगी, इसी को हम बोलेंगे आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगी। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, है ना, तो यहाँ से आपका एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है, तो सिंपल चीज है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। और देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन आ गया। अगर मुझे उल्टा निकालना है कि अगर आपको एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो रिवर्स प्रोसेस के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट, है ना। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फिर से मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट, है ना। तो ध्यान रखना डिफरेंशिएट करके डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन आ गया। अगर उल्टा मुझे जाना है कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो ये फिजिक्स में ये फ्लो चार्ट बहुत यूज,
कि जो भी चीज आप डिफरेंशिएट करके ला रहे हो, अगर वापस वहीं पे पहुंचना तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, कर सकते हैं आपका इंटीग्रेशन। एज फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं आपको इसको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी टफ चीज है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन हम सर अगर हम काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करें तो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो कोई टर्म ऐसी नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेगा। वो तो फंडामेंटल यूनिट हो गई ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। डिस्प्लेसमेंट जो है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है ना, तो उसको इंटीग्रेट करने करके कोई नई क्वांटिटीज नहीं आएगी। हाँ, फंडामेंटल तो एक यूनिक होती है, उससे फिर डिराइव्ड आती है जो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। ये तो फंडामेंटल, फंडामेंटल को इंटीग्रेट करके कुछ भी नहीं है। हाँ, जो भी आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी किया था उसको इंटीग्रेट करके हम कुछ नहीं रहा, क्योंकि उससे कोई छोटी क्वांटिटी होती नहीं। हाँ, डिराइव्ड जो होती है उसको हम इंटीग्रेट करके फंडामेंटल की तरफ आ सकते हैं, तो वो बेसिकली ये जस्ट हमने इसमें सॉल्व किया। जस्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करो, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है। ऐसी चीजें हम काइनेमेटिक्स में करते हैं, जस्ट मैं अभी करवा रहा हूँ। ज्यादातर तो हम इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी नहीं करेंगे, बल्कि विल डू इन काइनेमेटिक्स। लेकिन जस्ट इस चीज को समझाने के लिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्वेश्चन। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब वेरिएबल एक्सटेंशन के क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट एक्सटेंशन होता फिर तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर लेते। एक्सटेंशन वेरिएबल है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Sir, is it u is equal to 0? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, u इज इक्वल टू 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उस टाइम जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 मीटर पे बॉडी रखी हुई है। तो आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी एंड पोजीशन क्या होगा आफ्टर 2 सेकंड्स। तो इसमें हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते v इक्वल टू u प्लस at या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो तब यूज करते हैं एक्सटेंशन इज कांस्टेंट। इसमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना। सर ये -5 है या ऐसे? हाँ? सर 2t -5 है, 2t माइनस ऐसे है। 2t माइनस 5 इसमें जो है 2t माइनस 5, 2t माइनस 5। हाँ रचित, डेरिवेशन भी आ सकता है, डेरिवेशन है वो आ सकता है। देखते हैं अभी
एक आंसर आया था आदर्श का, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर के बारे में। एक राघवेंद्र का भी आया है, दोनों आंसर अलग अलग है। कुछ सेम आंसर आ जाएगा तो फिर भी मैं बोल सकता हूँ, तो मुझे हाँ सही है। प्रणव, रचित एंड आदर्श, योर आंसर इज करेक्ट। तीनों के आंसर आपके सेम आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट के। सेकंड पार्ट चेक करते हैं। अच्छा, चेक करता हूँ आदर्श में, बाकी लोगों के भी आंसर आने दे। हाँ, एकाग्रा, साइन माइनस तो नहीं आ रहा आपके आंसर में? माइनस आ रहा तो माइनस लिखना होगा। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है वेलोसिटी। बाकी तो आंसर ठीक है आपका। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। हाँ, एकाग्रा आपका आंसर हो सकता है सही होगा। विवेक कुमार दत्ता, चेक करता हूँ मैं, आपका वेलोसिटी तो सही है, डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग आ रहा है। एक मिनट, मुझे चेक करना पड़ेगा उसे। आदर्श और आपके आंसर सेम हो रहे हैं। ठीक है, चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग अभी रुक जाओ, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आप काइनेटिक्स में बहुत पढ़ोगे। यहाँ तो जस्ट मैंने एक्चुअली एक एप्लीकेशन आया था ना, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ, अदरवाइज अभी आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो इसमें जस्ट ये दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, एक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, है ना। तो इसमें जस्ट सिचुएशन को पहले प्लॉट करना है, क्या दिया हुआ है। ये आपका कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है ना। तो इसने बोला हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे, और इसका जो x है वो 3 मीटर है ना। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, और इसकी u 0 है, मतलब अभी ये रेस्ट पे है। इस पे एक वेरिएबल एक्सेशन लगे, तो एक्सेशन की वैल्यू जो दी हुई थी वो 2t माइनस 5 थी। ये सिचुएशन वेयर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन से 3 मीटर पे है, रेस्ट पे है, और इसका एक्सेशन कितना है 2t माइनस 5। तो मुझे एक्सेशन से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एक्सेशन से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, उसके आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। आप यहाँ पे लिखो भाई, जो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, तो एक्सेलेरेशन का फंक्शन हम लिख सकते हैं, ये एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो दिया हुआ है वो 2t माइनस 5 है। तो अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो अभी आपको पता है एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई dt लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2t माइनस। तो यहाँ से जो dv की वैल्यू होगी ये आपको हो जाएगा 2t माइनस 5 इंटू डी। ऐसा हम कर देते हैं भाई, एक ही जगह पे डी बाई dt पुट कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और dv एक तरफ, टाइम वाला सारे अब इंटीग्रेट कर देंगे इसमें। ये पर्पस आपका है
ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो हम एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पे भी आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 में टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 कैंसिल हो गए, 5 टी प्लस एक कांस्टेंट, क्योंकि अभी मैंने लिमिट वगैरह का कंसेप्ट बात किया नहीं, प्लस यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया जैसे कि आपका ये कांस्टेंट है ना। अब ये ना कि वही आप बार बार पूछ रहे थे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू के लिए ना ये कंडीशन दी हुई है भाई t इक्वल टू 0 पे इसकी v 0 है, यहीं से कांस्टेंट की वैल्यू है। आपने इंडेफिनिट करके कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन थी उससे आती है t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू क्या है कि आपकी 0। तो यहाँ पे आप टाइम 0 पुट करो है ना कि कांस्टेंट पे की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो t 0 पे आप v 0 पुट करो, तो v 0 हो गया, टाइम हर जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी 0। कांस्टेंट नॉन जीरो हो कोई जरूरत नहीं है, जीरो भी हो सकता है, तो इस केस में 0 है, किसी केस में नॉन जीरो भी हो सकता है। अब आपका आ गया कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा वो अगर कांस्टेंट 0 है तो t स्क्वायर माइनस 5t, तो ये आपने निकाल लिया जो आपका मेन पर्पस है कि आपको a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, उसको इंटीग्रेट करके आपने v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब किसी भी टाइम में हम v निकाल सकते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको जो v निकालना है वो निकालना है टाइम इक्वल टू 2 सेकंड है ना। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे v की वैल्यू कितनी होगी, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पुट करो 2 सेकंड। तो जैसे हम टाइम इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पुट करेंगे v इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब है कि पार्टिकल राइट पर नहीं जा रहा होगा बल्कि इस टाइम पे किस तरह मूव कर रहा होगा, जैसे कि आपका लेफ्ट पर मूव, तो v इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं अप्रोच ये कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके ये कंडीशन पुट करके कांस्टेंट लगाओ, या आप क्या करते हो कि यहाँ के बाद यहीं पे लिमिट पुट कर देते हो। ये भी तरीका सही है कि कांस्टेंट निकाल के हम इस तरह से फंक्शन निकाल के सॉल्व करेंगे, या सीधे निकालने के लिए हम क्या करते हैं फंक्शन नहीं निकालते हैं बल्कि सीधे यहीं पे लिमिट पुट कर देते हैं इस जगह पे है ना। भाई जो आपका ये इंटीग्रेशन का साइन है ना यहीं पे हम लिमिट पुट करते हैं, तो dv इक्वल टू दोनों तरीके सही है ना, जो भी आपको सूट करता है उसको आप यूज करो। 5 × dt यहीं पे लिमिट पुट कर देंगे कि टाइम 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको वेलोसिटी निकालना, ये तो पूछा इसने। तो टाइम 0 पे रेस्ट पे है और 2 सेकंड पे आपको वेलोसिटी निकालना है, तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5 और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2, तो इसमें पुट करेंगे तो वही माइनस 6। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये सही, वेलोसिटी क्या होगा -6 मीटर पर सेकंड होगा। कई स्टूडेंट जो है ये वाली अप्रोच यूज करते हैं कि इंडेफिनिट करके कांस्टेंट की वैल्यू से निकाल के फिर फंक्शन निकाल लेते हैं, तो इसमें टाइम की वैल्यू पुट करते रहते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ से सीधे लिमिट पुट करते हैं, दोनों सही है आपकी। यहाँ सीधे हम क्या पुट कर सकते हैं जैसे कि आपका लिमिट t 0 पे वेलोसिटी 0 है तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट है अपर लिमिट -6 है, तो ये तो आपने निकाल लिया वेलोसिटी। ये तो आंसर ऑलमोस्ट सभी का सही है। बाकी मैं अभी चेक करता हूँ डिस्प्लेसमेंट का जो पोजीशन का आंसर क्या है ना, व्हाट इज द पोजीशन का आंसर क्या है ना, वो एक मिनट में चेक करता हूँ। व्हाट इज द आंसर ऑफ द पोजीशन, प्रणव -7.33 मतलब -22/3 है ना, तो प्रणव का आंसर -22/3 आया है, कागरा जैन -22/3 है एंड बाकी भी कुछ आंसर आए हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या नहीं सही, मैं देखता हूँ कि आपके आंसर क्या होता है। देखो ये आपने निकाल दिया, तो आप देखो यहाँ से एक चीज आपकी आ गई v एज ए फंक्शन ऑफ a से आपने क्या निकाल लिया v एज ए फंक्शन ऑफ। अब मुझे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। x क्या होता है इसमें पोजीशन, x क्या होता है पोजीशन, पोजीशन का डिफरेंस तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, किसी टी टाइम के बाद यहाँ पे चली जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दोनों का डिफरेंस है ना। तो पोजीशन का डिफरेंस को क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मैं इंटीग्रेट करता हूँ कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो फिर से मैं इसको क्या करूंगा जैसे कि आपका
है ना। अभी आपने निकाल लिया है कि वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो आपका t स्क्वायर माइनस 5t, ये कांस्टेंट जीरो हम निकाल चुके हैं। अब v की जगह पे हम पुट कर देंगे dx बाई dt, यहाँ से आपका आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dx इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा t क्यूब बाई 3, ये आपको आ जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस अगेन इसमें एक कांस्टेंट है ना, जो मैं अभी लिमिट नहीं पुट कर रहा हूँ, मैं ये वाली अप्रोच यूज कर रहा हूँ, है ना। और थोड़ा सा ध्यान दो, ये कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो उसने लिमिट दी हुई है कांस्टेंट के लिए, भाई t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि 3 है, इससे कांस्टेंट है। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ऑलरेडी 3 पे था ओरिजिन पे नहीं था, यहाँ से वो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, आप 3 पुट कर दोगे यहाँ पे, टाइम की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 3 है ना, ये सारा तो 0 हो गया, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 प्लस माइनस 0 प्लस कांस्टेंट, मतलब इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू 3 होगी। तो कांस्टेंट हम ऐसे निकालते हैं, तो कांस्टेंट के लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस दी है ना। तब आपका यहाँ पे आ गया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या, तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से वापस पुट कर दूं तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपका ये है c³ by 3 माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। अब किसी भी टाइम पे हम x निकाल सकते हैं कि कहाँ पे होगा, तो किसी भी टाइम पे x की वैल्यू क्या होगी, हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है v से आपने x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, कि v से आपने क्या निकाल लिया, जैसे कि आपका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसमें t की वैल्यू आप पुट कर दो, तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दूंगा, जैसे कि आपका 2 सेकंड पुट करूंगा तो ये आपको आ जाएगा 8/3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपका 20/2 है ना, एंड प्लस इससे क्या आंसर आ रहा है, आप चेक करो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, क्या आंसर आ रहा है फाइनली मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है आपका। हाँ, इससे तो कुछ अलग आ रहा है ना, आपके आंसर तो नहीं आ रहे हैं, जो आ रहा है आपका देखो प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है ना, आंसर आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। आपका जो फाइनल आंसर आ गया -13/3 मीटर, -13/3, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, माइनस का सर मतलब होगा लिमिट वाले 1 फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे होगा, इसमें इस वाले फॉर्मूले से बेटा, सर लिमिट वाले जो साइड में आपने नोट किया अरे है। पहले तो इससे सीख लो, तो इससे x की वैल्यू -13/3 है ना, -13/3, लेट मी चेक, किसी ने भेजा था क्या, एक बार सही आप भेजते हो, वैसा नहीं है ना, हाँ आप सही आ गया प्रणव, आपका -13/3 है ना, ये सही है, कनिष्का का आंसर आ गया था 13/3 है ना, -13/3, विवेक कुमार दत्ता ने दोनों आंसर सही भेजे थे, -6 -13/3, बहुत पहले ही, सही बोल रहे हो, वेरी गुड, सही आंसर आपका है ना, ये आपका आंसर दिया। हाँ हाँ, वो 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 3 ऐड होगा एक्चुअली, वो आपको ध्यान देना, 3 इधर जाके ऐड, तो यहाँ से -13/3 आ गया, -13/3 मतलब ये कि पहले मैं इसको बताता हूँ कि लिमिट हम कैसे लेंगे, तो सेम ऐसे भाई जैसे आपने ये चीज की थी ना, हम इस चीज को सीधे यहाँ पे ले आते हैं, है ना, या तो कांस्टेंट निकाल के वैल्यूज पुट करनी है, आप सीधे लिमिट ले लो, तो dx इक्वल टू यहाँ पे आपका ये है t स्क्वायर माइनस 5t इंटू, अब इसमें आप लिमिट ले लो, टाइम 0 पे x की वैल्यू 3 थी, और जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगा तो x निकालना है, तो जब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन dx का x आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी आपकी 3 से x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा t³ माइनस 5t स्क्वायर बाई, लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से 2 आ जाएगी, तो x की जगह पे x पुट करेंगे, माइनस करके x की जगह पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम जैसा आपने किया था, ये 8/3 हो जाएगा, ये आपका -10 हो जाएगा, तो ये 3 जाके उधर ऐड हो जाएगा, 8/3 -10 प्लस 3 है ना, तो x की वैल्यू जो होगी वो -13/3 है, मतलब
इस टाइम पे जब ये बोल रहा है पहले तो ये इधर जाएगा, एक्चुअली में वापस आ चुका होगा इधर कहीं पे, अभी तो एक्स नेगेटिव आ रहा है, माइनस 13/3 पे, और इसकी वेलोसिटी भी लेफ्टवर्ड होगी 6 मीटर पर। हम तो इसका मतलब अपने आप को चीजें आ जाएंगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं कहाँ पे होगा कैसे इंटीग्रेट करके अपने आप आ जाएगा। तो मेन फंक्शन वही है कि जैसे आपने डिफरेंशिएट करके इसको निकाला था, वापस करना है तो हम इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालते हैं। तो जो भी आप यूज करते हो, लिमिट सीधे पुट कर दो या फंक्शन निकाल के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल, है ना। तो ये प्रोसेस बार बार आप फिजिक्स में क्या करोगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा हम इसमें, ये एक्चुअली काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन हो गया, वेरिएबल एक्सप्रेशन सेकंड होगी। -13/3 मीटर आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, देखो मैंने थर्ड जो एप्लीकेशन लिखा है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे तो ये भी वही था, इसमें एक्सप्रेशन वेरिएबल था तभी तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता तो सीधे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते। तो जो थर्ड इसका होता है न्यूमेरिकल हैविंग वेरिएबल, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिसमें वेरिएबल्स। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप थोड़ा सॉल्व करो, उससे आपको समझ में आ जाएगी। मतलब वेरिएबल कुछ भी चीज हो सकती है, चार्ज, मास, कोई भी वेरिएबल होता है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। तो आई विल शेयर वन क्वेश्चन, उससे आपको इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये रॉड वाला क्वेश्चन। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट लेंथ। उसको ट्राई करो। ए और बी इसमें कांस्टेंट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। सर लीनियर मास डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। जैसे लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो जाता है मास पर यूनिट लेंथ, वॉल सरफेस एरियल मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट एरिया, सिंपल डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, dm/dx, हाँ, dm/dx। नहीं, जीरो से एल, एल लेंथ की रॉड है ना, तो लिमिट तो जीरो से एल हो जाएगी ना। लिमिट जीरो से एल हो जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक। हाँ, कनिष्का योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, प्रणव योर आंसर इज करेक्ट।
Raghavendra, your answer is correct. आप पढ़ना सही आपका आंसर बेटा, मैंने देख लिया, 2 पार्ट में आपने स्प्लिट करके बताया था। आदर्श सही है आपका आंसर। हाँ सही है कदर, आपका आंसर सही है। हाँ जितिन थॉमस, आपका आंसर सही है। अंकुश वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको आंसर इसका, है ना। मैं बताता हूँ इसे। लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी एक्स, लैम्डा वेरिएबल है a प्लस बी एक्स। हाँ सही आंसर है रचित आपका, रचित कुमार सही आंसर है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो इस तरह से करेंगे। देखो लैम्डा जो होता है, इसने वर्ड यूज किया लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर लेंथ। लैम्डा जो हो जाएगा ये क्या है कि आपकी लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू dm by dx होता है। dm मास है, dx लेंथ है, तो मास पर लेंथ हो जाएगा। और ये लैम्डा वेरिएबल है, हर जगह पे लैम्डा सेम नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ेगा तो रॉड हैवी होती जाएगी। हाँ मतलब एक ही मटेरियल के बने होते हैं तो सीधे हम निकाल लेते हैं। मतलब इसकी लैम्डा क्या है, जो लीनियर मास डेंसिटी है वेरिएबल। और जब भी कोई वेरिएबल होगा तो सीधे हम नहीं निकाल सकते क्वेश्चन, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट का तरीका ये होता है कि इसमें हम एक ही स्टेप यूज करते हैं जो अपने एरिया में भी यूज कर लेते हैं। इसका स्टेप होता है एलिमेंट सिलेक्शन, एंड इंटीग्रेट। एलिमेंट सिलेक्शन इनटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपको ध्यान दो, एलिमेंट हम ऐसे लेते हैं कि आप यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। इस एलिमेंट का विड्थ कितना लेते हैं, dx। एलिमेंट का विड्थ कितना जाता है, जैसे कि आपका dx। तो पहले हम मास ऑफ द एलिमेंट निकालते हैं। कि आप क्या निकालते हैं, जैसे कि आपका मास ऑफ द एलिमेंट, अभी आपने पढ़ा है कि अगर मैं निकालूं कि मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट का मतलब dm निकालना है, तो dm इक्वल टू लैम्डा इनटू dx हो जाएगा। यहां से मैं dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा ना, मास फ्रंट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो dm मास आ जाएगा। तो ये तो इस एलिमेंट का मास आ गया। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, अगर मुझे सारे मास को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। तो टोटल मास निकालने के लिए मैं इस चीज को इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू। अब लिमिट इसमें दी हुई है, वे x की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक,
x is equal to 0 से लेके x की वैल्यू l तक लेंथ ऑफ द रॉड, है ना? कैसे रॉड रखा होगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 0 से लेके l। लेकिन आप ऐसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना, अगर ये dx है तो यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन दिया तो है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l, है ना? ये आपका आ जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई, इंटीग्रेट करके आ गया और लिमिट पुट कर दो बाद 0 पे, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये है बी एल प्लस बी एल स्क्वायर। बहुत लोगों ने सही किया, एग्जैक्टली ऐसा किया है नहीं मुझे नहीं पता, कई बार स्टूडेंट क्या होता है ना, कुछ भी मेथड लगा देते हैं, है ना? लेकिन ऐसा ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो फिर बाद में जाके किसी क्वेश्चन में मुश्किल होगी। ये आपका मास आ गया, ये पूरे रॉड का जो मास होगा वही होगा, और इंटीग्रेट आपने इसलिए किया कि यहाँ पे लैम्डा एक्स का फंक्शन है। अगर इस फिगर पे लैम्डा आपको दिया होता है कि सिर्फ ए के इक्वल है, तो मास निकालने के लिए हम सिंपल सा लैम्डा इनटू एल कर देते हैं, इसका मास एल हो जाता है ना? अगर लैम्डा कांस्टेंट होता ना फिर तो ये सब करने की जरूरत नहीं, ए मास पर लेंथ है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका जाता। लेकिन ये तब हम करेंगे अगर ए कांस्टेंट होता, लैम्डा कांस्टेंट होता, तो वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट हर जगह पे लैम्डा अलग है। जब भी कोई वेरिएबल के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हम यही अप्रोच यूज करते हैं, एलिमेंट सिलेक्शन एंड एलिमेंट सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसलिए आपका इंटीग्रेट। ये इसका प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन का। ये 3 एप्लीकेशंस हैं, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसी 3 एप्लीकेशंस पे हम फोकस करेंगे। सर वो लाइन कर्व लाइन नहीं होगा सर? कौन सा? सर मास और लेंथ का ग्राफ। हाँ ये तो हमने किस केस straight line बनाया। सर यहाँ अरे ग्राफ थोड़ी है बेटा, वो रॉड रखी हुई है, वो ग्राफ थोड़ी है, वो अच्छा तो अच्छा रॉड, वो तो मटेरियल कोई रॉड है, उसका लैम्डा है, मास पर लेंथ इस तरह से, कोई ग्राफ इसमें बनाना नहीं है। ये जस्ट हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ लिए, किस तरह से हम इसको क्या करेंगे अप्लाई, ठीक है? ठीक है, तो एक दो मैं इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जिसमें सिंपल इंटीग्रेट करना है, एप्लीकेशंस का नहीं है। कल जो आपने छोड़ा था वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपने घर पे किया होगा तो फिर भी यहाँ पे ट्राई करना होगा। जो कल आपने 2 क्वेश्चंस किए थे बाकी नहीं किए थे, तो फर्स्ट 2 आपने क्लास में कर लिया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सॉल्व करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सॉल्व करना है। जो आंसर आ रहा है मुझे सेंड करो। सर इस टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं? हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब एक दो बार आ चुके हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं, ये अप्लाई
नीड कवर कैलकुलस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेनली तो ये दूसरे टॉपिक्स में अप्लाई होते हैं, अदरवाइज आ सकते हैं। वेक्टर पे भी आ चुका है, इस पे भी आ चुका है। वेक्टर और इसके कॉम्बिनेशन पे आता है, वेक्टर और कैलकुलस के कॉम्बिनेशन। जो फिफ्थ में जो ध्यान रखना कि जो अंडर रूट साइन है ना, वो dx के ऊपर नहीं है, सिर्फ cos x के 1 प्लस cos x के ऊपर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सॉल्व। जो आप अपने पास रख लो, जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो आंसर मैच कर लेना। सर सर फिफ्थ क्वेश्चन में रूट पूरे पे है। नहीं, dx पे नहीं, ओके सर। 1 प्लस cos x के ऊपर से पढ़ना है, सिर्फ 1 प्लस cos x के ऊपर। ओके सर।
थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स करना है। फर्स्ट टू तो कल किया था आपने। चलो आई विल कीप ऑन सॉल्विंग इच। ध्यान से सब लोग देखना, इससे काफी कुछ हम सीख जाएंगे सर इंटीग्रेशन। 6 का अपर चार क्वेश्चन लिमिट क्या है? 0 to इनफाइनाइट। 6 का अपर लिमिट इनफाइनाइट है ना, अपर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है 6 का, 0 से इनफाइनाइट है ना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपना ध्यान दो। देखो जब थर्ड क्वेश्चन है इसमें हम तो या तो क्यूब ओपन करके सीधे सॉल्व कर सकते थे, वो एक तरीका था कि क्यूब का फॉर्मूला लगाते और ओपन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूँ, इतना लंबा हम क्यों जाएंगे। तो आप एज्यूम कर लोगे लेट u इज इक्वल टू 2 + 3x है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा u³ × dx। लेकिन आपको ऐसे तो कर नहीं सकते, dx को du में कन्वर्ट करना होगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो du/dx की वैल्यू 2 का तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो ये जो टर्म होगा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। इसमें अगर हम dx की वैल्यू पुट कर दें तो 1/3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ u³ × du हो जाएगा। ये ज्यादा अच्छा मेथड है। वैसे तो इसको ओपन करके भी कर सकते थे हम सीधे सॉल्व करके, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही पड़ती है। फिर मैंने u अज्यूम किया, ये आ गया, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सिंपल आ गया u³ × dq। u³ × dq हम जानते हैं 1/3 बाहर आ गया, ये आपको हो जाएगा u4/4 प्लस कांस्टेंट, और u की वैल्यू जो आपने अज्यूम किया था उसको वापस से पुट कर दो, अल्टीमेटली आपका ये आ गया 2 + 3x की पावर 4/12 ये आपका आ गया, हाँ। इसको इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि डेफिनेट है इसलिए कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधे लिमिट पुट करें, जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा। कहां से कहां तक लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आपका 1 से लेके 2 तक। क्या इसका आंसर आप देख लो कि जब हम पुट करेंगे 1 से 2 तक इसकी लिमिट, तो व्हाट यू गेट द आंसर, हाँ। चेक कर लेना आप इसका क्या आंसर आ रहा है, सेंड कर देना, है ना। प्रोसेस मैंने समझा दिया है, व्हाट आंसर यू गेट जस्ट चेक इट आउट। इसको लिमिट पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेट करके हम क्या पुट कर देंगे, इसलिए आपका लिमिट, तो उसका जो भी आंसर आता है मुझे बता देना, ये आपको। ये प्रोसेस मैंने बता दिया, इसमें तो कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं, क्योंकि sin x और cos x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो sin x किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -cos x में, और cos x कन्वर्ट हो जाएगा sin x में, ठीक हो जाएगा, और पूरे से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, है ना। वही sin x कन्वर्ट हो गया -cos x में, और cos x किसमें कन्वर्ट हो गया sin x में, पूरे से एक माइनस साइन बाहर आ गया, और ये वाला टर्म आपका हो गया 2 cos x + sin x, और लिमिट आपकी हो जाएगी π/4 से लेके π/2। पहले हम x की जगह पे π/2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, π/4। तो लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस साइन पूरे के बाहर ही छोड़ दो, तो ट्वाइस ऑफ sin π/2 और cos π/2 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाला टर्म 0 होगा। यहाँ π/2 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस π/4 पुट करते हैं तो दोनों √2 हो जाएंगे, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2/√2 माइनस 1/2, यहाँ पे आंसर, हाँ। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसलिए आपका सॉल्व कर लेंगे, हाँ। तो भाई ये आपका टर्म जो भी आता है सिंप्लीफाई करके आप इसको लिखो, हाँ। तो इंटीग्रेट तो सीधे इंटीग्रेट हो गया, और फिर लिमिट हम पुट कर देंगे, पहला x की जगह पे π/2, है ना। तो ये तो 0 हो गया, और वो कितना हो गया, 1 हो गया, फिर सर ये π/4 लास्ट में हमने -1/√2 क्यों किया है, प्लस होगा ना। हाँ प्लस, यहाँ पे प्लस साइन, सही बात, हाँ। बीच में माइनस साइन, बीच में माइनस साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसलिए आपका प्लस होगा, ये इसका आंसर है। सर -2 - 3√2/2। हाँ सही, ठीक है, हाँ। तो इस तरह से -1 जो भी उसका टर्म आता है, +3/√2 है, हाँ, सही बोल रहे हैं इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका 3/√2 -1, इसको इंटीग्रेट अल्टीमेटली सॉल्व करके ये आप, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें थोड़ा सा हमेशा ना किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले
क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होगी ना, जब आप ऐसा करोगे ना तो मतलब ये यू डी यू के टर्म्स में आएगा ही नहीं ऐसे, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यू डी यू के टर्म्स में ऐसे हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है कि जो cos x होता है, cos 2x होता है, ये 2 cos स्क्वायर माइनस x, cos 2x का फॉर्म यही होता है। तो अगर मैं cos x यहाँ पे लिखूं तो cos x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, तो x x में कन्वर्ट हो गया तो x x by 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करने से ना ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो सिंपल हो जाएगी चीजें। तो कई बार ट्रिग्नोमेट्रिकली भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से अंडर रूट हट गया, हाँ, यहाँ से आप लिख दोगे 1 प्लस cos x की जगह पे आप ये पूछते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2, ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कि आपका कैंसिल, हाँ, यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कि आपका कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपके यहाँ पे आ गया √2 बाहर आ गया, है ना, और यहाँ पे cos x by 2, है ना। मतलब इस चीज को इंटीग्रेट करना है आपको 0 से पाई बाय 2, हाँ। तो देखो कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ भी फॉर्मूला सीधे हम यूज कर लेंगे। कल आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ cos ax, इसका फॉर्मूला था आपका 1 by a sin ax, एक की जगह पे यहाँ पे हाफ ही था, dx पे लगाएंगे यहाँ पे, एक की जगह पे यहाँ पे हाफ है ना, वही हाफ एक की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। अल्टीमेटली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2√2 बाहर आ गया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा sin x by 2, है ना। एक की जगह पे हाफ है तो एक की जगह पे जब हाफ के नीचे आएगा तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसकी लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2। तो आप लिमिट पूरी पुट करना, 2√2 पहले हम पुट करेंगे sin पाई बाय 2 तो पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना, माइनस sin 0 हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका आंसर 2 है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या आ जाएगा, जो आपको 2 है। तो ये स्टेप कई बार इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फंक्शन में रूट हटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इससे रूट हट जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। इसका अल्टीमेटली आंसर सिंपलीफाई होकर क्वेश्चन नंबर सर एक बार लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। लास्ट स्टेप कौन सा बेटा? सर जो यहाँ पे cos आओ, x को, हाँ हाँ सर ये वाला। देखो क्या होता है, कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos ax इसका वैल्यू होती है 1 by a sin a, ये फॉर्मूला होता है जो हम सब्स्टिट्यूशन से लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक की जगह पे हाफ तो आ गया, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ x dx, है ना, तो एक की जगह पे हाफ आ गया, बाकी सब चीजें तो सेम ही है। तो जब हम फॉर्मूला यूज करूंगा तो लिखूंगा 1 by a, तो 1 by हाफ, तो 2 पर आ जाएगा, और ये पूरा टर्म cos हाफ x कन्वर्ट हो जाएगा sin x हाफ x, है ना। इसको आप ऐसे लिख लो भाई √2 डिवाइडेड बाय हाफ 1 by a, 1 by a, और cos x किस में कन्वर्ट हो गया, sin x by 2 में कन्वर्ट, ये चीज 2√2 आ गई। इसके बाद आप लिमिट पहले पाई बाय 2 पुट किया तो पाई बाय 4 आ गया, फिर 0 ओके सर। ये बड़ा फॉर्मूला यूजफुल है, इससे बाई मैंने ए बाहर निकाला है, माइनस में होगा प्लस, कौन सा सर तो माइनस प्लस ही 1 होगा ना बाई बेटा, ए यहाँ पे साइन ए एक्स होगा या प्लस होगा? नहीं, फॉर्मूला जो cos x का होता है ना वो sin x होता है, उसमें माइनस नहीं होता है, sin x की इंटीग्रेशन में माइनस साइन, इसमें तो प्लस ही होगा। जब sin x को इंटीग्रेट करते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, sin x को इंटीग्रेट करके माइनस cos x आता है, cos x को इंटीग्रेट करके तो sin x किया, वही चीज वहां पे भी हो जाएगी ना। तो ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल होता है, ये बात है ना। 3 फॉर्मूला लिखा है, cos के, sin के और एक e की पावर, वो इसमें यूज है ना। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इस तरह से इंटीग्रेट करने आपको। जैसे लास्ट एक क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपको जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना था वो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, आपको इंटीग्रेट करना था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो, करना आप सारा था आपसे फॉर्मूला, e की पावर ax जो dx जो होता है ये होता है 1 by a e की पावर x प्लस कांस्टेंट। तो आप देखो खाली e की पावर x अगर होता तब तो सेम हो जाता हो, लेकिन माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स का मतलब है
यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू -1 इंटू एक्स इंटू डी। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e की वैल्यू इस केस में -1 है ना। एक ही जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, आपका -1 लिखा हुआ, तो आप फॉर्मूला यूज करो 1/-1 e की पावर -x है। तो इसको इंटीग्रेट करके -e टू द पावर -x है। तो माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। अगर e की पावर -x को इंटीग्रेट करके खाली आप ये लिखते हो माइनस साइन नहीं लिखते हो तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो खाली अगर e की पावर x होता dx तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है। लेकिन अगर -x है तो इस फॉर्मूले से फिर करना e की जगह -1। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट इसमें हो जाएगी कहां से कहां तक दिया हुआ था, 0 से लेके इनफाइनाइट। तो ये x की वैल्यू होगी। पहले x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करो, माइनस e टू द पावर -∞ माइनस करके e की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0। तो अब देखो e की पावर जो -∞ होती है ना, एक 0 होती है। तो क्या आप लोग जानते हो e की पावर -∞ का मतलब क्या है, 1/e की पावर इनफाइनाइट। और किसी भी चीज की अगर पावर इनफाइनाइट है तो वो टर्म भी इनफाइनाइट होती है। 1/∞ 0 है। तो e की पावर जो -∞ है इसकी वैल्यू क्या होती है 0। और e की पावर 0 तो 1 होगी, बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका आंसर 1 है। भाई इसका इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन इनफाइनाइट तक क्यों होगा, तो 1 के। देखो एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। एक केस में 2 आ गया, एक केस में 1 आ गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन। तो इसका सब इंटीग्रेशन मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास पे स्टूडेंट की थोड़ी सी कंप्लेन होती है, उनको ये पता नहीं चलता कब डिफरेंशिएट करें कब इंटीग्रेट करें, है ना। जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं, तो अब क्या करूंगा, उसी को थोड़ा सा हटाएं। भाई आपको हमेशा श्योर हो कि आपको क्या करना है, तो खुद ही आप जब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करोगे ना तो खुद ही आपको समझना है भाई इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। नहीं तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई डिफरेंशिएट करें कि इंटीग्रेट करें। दोनों का मेथड उनको पता होता है कि डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, इंटीग्रेट ऐसे। प्रॉब्लम देख के कैसे समझेगी क्या करना है, वो प्रोसेस को रिजॉल्व। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। विल मीट आफ्टर हाफ एन आवर।